और उनके बारे में ज़्यादा स्टडीज करके और उनको इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करें। तो उसके लिए जो है एनडब्ल्यूडीए ने केन बेतवा लेक परियोजना जो है वो उसके लिए दोनों राज्यों में यूपी और एपी में सहमति करवाई और सहमति करवाने के बाद उसका जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट का बनाने का काम जो है वो टेकअप किया। साइमल्टेनियसली जो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच पार तापी नर्मदा और दमनगंगा पिंजल के लिए भी एक सहमति बनवाई जी और उनके भी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स का काम शुरू किया। जो केन बेतवा का जो डिटेल रिपोर्ट प्रोजेक्ट का काम है वो काफी हद तक पूरा हो गया है और अब उसमें जो है कुछ और स्टडीज वगैरह जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो उसके बाद हम उनको जो है सरकार को देंगे उनके टेक्नो इकोनॉमिक अप्राइजल के लिए और वो करने के बाद ये परियोजना ली जा सकती है। और इस तरीके से बाकी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें काफी राज्यों ने ये कहा कि आप हमारे राज्य के अंदर भी कुछ लिंक्स का प्रोजेक्ट बनवा दीजिए, तो उनके भी काम जो है वो एनडब्ल्यूडीए उस पीरियड में कर देगी। चेतन पंडित साहब, सवाल ये उठता है कि ये इतनी महत्वपूर्ण परियोजना है कि सुप्रीम कोर्ट को निर्देश देना पड़ा सरकार को कि आप इसे टाइम बाउंड तरीके से आप इस पूरे प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करिए। आज आपको क्यों लगता है अगर हम 2040-2050 की सोच रहे हैं तो ये योजना कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है इस देश के लिए? ये योजना कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है ये कहना एक अंडरस्टेटमेंट है। ये करना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं जी। हमारे पास कुल जितना पानी आता है उसके कुछ आंकड़े शायद आप लोगों को मालूम होंगे, अगर ना हो तो मैं संक्षिप्त में बता दूं जी। 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर, बिलियन क्यूबिक मीटर का मतलब होता है 1 क्यूबिक किलोमीटर, इतना बारिश हमारे ऊपर पूरे देश के ऊपर गिरता है जी। लेकिन ये बारिश जो देश में ऊपर गिरती है ये सब जगह इसमें समानता नहीं होती। जैसे राजस्थान का पश्चिमी इलाका है जहां तो 100 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है। बिल्कुल। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश है जहां तो काफी ज्यादा 3 मीटर या इससे भी ज्यादा बारिश होती है जी। दूसरा, ये बारिश समय में भी एक समान नहीं होती, पूरे साल में से करीब 4 महीने में ही सारी बारिश पड़ जाती है। बिल्कुल। तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम जब पानी है उसको स्टोर करके रखें टाइम में, और जहां पानी थोड़ा ज्यादा है वहां से लेके पानी जहां कम है वहां पे ले जाए जी। तो यह आंका गया है कि हम इस 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर में से करीबन 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर जो है इसका उपयोग कर पाएंगे। बिल्कुल। शायद ये हमारे लिए पर्याप्त ना हो। ये योजना बनने से ये जो हमारी यूटिलाइजेबल क्वांटिटी है ये करीबन 200 अंदाजन बीसीएम के करीब बढ़ जाएगी जी। ये आज ना कल करना ही पड़ेगा। तो इसलिए यानी आप कह रहे हैं इसके अलावा हमारे देश के पास कोई विकल्प नहीं है अगर हम दूरगामी परिणाम के बारे में सोचें? बिल्कुल नहीं है। सुधीरेन्द्र शर्मा साहब, अब सवाल ये उठता है जब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है तो बहस की गुंजाइश कहाँ है? लेकिन मैं आपका तर्क जरूर जानूंगा। मेरे ख्याल में बहस की गुंजाइश बहुत है। पहले भी थी, 2002 में जब शुरुआत हुई थी जी। और कहा गया था 2012 तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए, नहीं हुआ। किन कारणों से नहीं हुआ हमारे साथी बैठे हैं वो आपको कह चुके हैं, उसके बारे में बता चुके हैं जी। और मुझे लगता है ये अगले भी 20 साल में नहीं होगा जी, ये मान के चले। कारण मेरा ये है कि इस वक्त नेशनल वाटर पॉलिसी जो है उसका ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट 2012 में पॉलिसी थी, 2012 में पॉलिसी है। उसका सुझाव मांगे। हाँ, सुझाव आज आखिरी उसकी तिथि है। उसको अगर देखें तो उसमें इंटरलिंक और रिवर्स की कहीं बात नहीं कही। जो बातें कही गई हैं मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से हम फिर वापस 10 साल पीछे चले गए हैं। हमें 10 साल आगे जाना चाहिए था। मेरा इसे मानना यह है कि इसमें पीछे क्यों चले गए, क्योंकि इस वक्त इशू है 2002 में क्लाइमेट चेंज एक इशू नहीं था। बिल्कुल। 2002 में हमारी क्वालिटी ऑफ वाटर का इशू इतना ज्वलंत नहीं था जितना अब है जी। 2002 में राइट टू वाटर एक इशू नहीं था जो यूएन की जो रेजोल्यूशन में आ गया है 2 साल पहले। ये मुद्दे थे और मैं ये हम मतलब मैं या जो हम लोग इस तरह का काम करते हैं, हमारा सोचना ये था कि इस विषय को राइट टू वाटर के तहत देखा जाता और कोर्ट क्योंकि जुडिशियल है, उसका जुडिशरी उसका दायरा है, उसमें वो राइट टू वाटर पे इंसिस्ट करती और छोड़ देती सरकार के ऊपर ये तय करना कि राइट टू वाटर कैसे दिया जाएगा जी। उसने ये कह के कि इंटरलिंकिंग ही करना है, उसने पिछले 10 साल के पूरे अनुभवों को कहीं ना कहीं आपका कहना है, मैं आपकी एक लाइन में पूरी बात समझ लूं, इंटरलिंकिंग इसका समाधान नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये मेरा मानना। बिल्कुल। डीके शर्मा साहब, अब मैं इसके लीगल एस्पेक्ट में आता हूं, क्योंकि आपने देखा हमारे देश में एक फेडरल स्ट्रक्चर है, ज्यादातर राज्यों का कंसेंसस इसमें चाहिएगा, क्या है? हालांकि केंद्र सरकार के पास, क्योंकि केंद्र सरकार भी पानी के मसले पे कानून बना सकती है, राज्य सरकार भी पानी के मसले में कानून बना सकती है, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा ये कंकरेंट लिस्ट में नहीं है। ये मामला कहा जाता है इसको कंकरेंट लिस्ट में। आप इसके लीगल एस्पेक्ट को देखिए, जैसे भाई साहब ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें 10 साल पीछे कर दिया है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। सुप्रीम कोर्ट का इतना अहम फैसला और ये क्यों देना पड़ा, क्योंकि जैसा आपने कहा कि कंकरेंट लिस्ट में नहीं है। एंट्री 56 यूनियन लिस्ट, एंट्री 17
स्टेट लिस्ट। अब दोनों लिस्ट में ये दिया हुआ है, तो मुद्दा ये उठता है कि इस पे स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाए या सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए, और किसी भी गवर्नमेंट ने आज तक इस पर कोई कानून नहीं बनाया है। उसकी वजह से हमारे कावेरी डिस्प्यूट वाटर ट्रिब्यूनल, कृष्णा डिस्प्यूट वाटर ट्रिब्यूनल, इंडस डिस्प्यूट वाटर ट्रिब्यूनल, सो मेनी ट्रिब्यूनल्स एंड कमेटीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इतना अहम फैसला दिया और डायरेक्शन दी कि इसकी आपको बाय एनुअल रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी है। एक स्पेशल कमेटी, जैसा बताया कि कमेटी ऑलरेडी में, लेकिन क्यों उसकी जरूरत पड़ी? क्योंकि जो भी सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देता है आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो देश का कानून है, वो राज्यों पे और भारत सरकार पे बाध्य है, मान्य है। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात की। मैं शर्मा साहब आपके पास आऊंगा। जी पंड्या साहब, मैं आपको बता रहा हूं, जो हमारे इससे पूर्व पर्यावरण मिनिस्टर थे जयराम रमेश साहब, उनका स्टेटमेंट था ये विनाशकारी हो सकता है, ये अव्यवहारिक है, ऐसे कई बयान उन्होंने दिए थे। ऐसी स्थिति में जब सरकार में ही इस बात को लेकर मतभेद हैं, आप कंसेंसस कैसे बनाएंगे? इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो पर्यावरण वगैरह के बारे में जो बातें हैं जी, उसके लिए ये प्रोजेक्ट जो है, जो कि इंटरलिंकिंग के तहत जो आएंगे, वो प्रोजेक्ट्स और अभी जो बाकी जो देश में जो और प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उसमें कोई अंतर नहीं जी। ये भी वैसे ही प्रोजेक्ट है। आज हम जैसे सरदार सरोवर बना रहे हैं, या पास्ट में हमने जैसे नागार्जुन सागर बनाया या हीराकुद बनाया, तो यह प्रोजेक्ट और इंटरलिंकिंग वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कोई अंतर नहीं जी। दूसरी बात यह है कि अभी तक किसी ने यह नहीं कहा है कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन के बाहर जाके हम ये प्रोजेक्ट बनाए। जी, जो गवर्नमेंट की पर्यावरण के बारे में गाइडलाइंस हैं, जो गवर्नमेंट की रिहेबिलिटेशन के बारे में गाइडलाइंस हैं, वो सारी गाइडलाइनों को इंक्लूड करते हुए, सारे को ध्यान में रखते हुए ही यह प्रोजेक्ट की प्राकलन तैयार किया जाएगा। अभी जब तक प्राकलन ही तैयार नहीं हुआ, तो उसके पहले यह कहना कि उसमें कोई डिजास्टर हो जाएगा, वो थोड़ा सा प्रीमेच्योर होगा। बिल्कुल, आप कह रहे हैं प्रीमेच्योर होगा। सुधीरेंद्र शर्मा साहब, आप प्रीमेच्योर स्टेटमेंट दे रहे हैं। एक तरह से आप प्रीमेच्योर कह सकते हैं, क्योंकि जो कॉस्ट बेनिफिट दिखाया जा रहा है वो भी तो प्रीमेच्योर है जी। वो बेनिफिट जब होगा तब हम देखेंगे ना। तो अगर कॉस्ट बेनिफिट ही प्रीमेच्योर है, तो अगर मैं ये कहूं कि इसके खतरे हैं, तो वो भी फिर प्रीमेच्योर की कैटेगरी में आप डाल सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो कॉस्ट बेनिफिट है, जो उसका डिजाइन इटसेल्फ है, वो भी तो प्रीमेच्योर एजम्पशंस फिर देगा। मैं उसमें आऊंगा। नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने बड़ी एक रिपोर्ट सौंपी थी, उसमें पर कैपिटा इनकम भी जो रूरल हाउस होल्ड, अर्बन हाउस होल्ड, नॉन एग्रीकल्चर हाउस होल्ड, उनका कैसे बढ़ेगा, मैं आपको बताऊंगा। पंडित साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सुधीरेंद्र शर्मा साहब ने कहा कि राइट टू वाटर, हमें इस ओर जाना चाहिए, क्योंकि आज भी एक बड़ी आबादी जिनके पास पीने का पानी मुहैया नहीं है। हम अब थोड़ी देर के लिए सिंचाई का पानी भूल जाते हैं। हमें किस तरह से आगे बढ़ना होगा? आपको लगता है हमें सभी विकल्प तलाशने होंगे? हमें शॉर्ट टर्म एक्शन प्लान की ओर जाना होगा, हमें लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान की ओर जाना, क्योंकि पानी के बिना तो हम रह नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हम थोड़ी देर के लिए या किसी भी समय के लिए सिंचाई को भूल जाए। नहीं, मैं राइट टू वाटर की जो बात होती है, वो हमेशा एक पीने के लिए जो आदमी को, या इस तरह से कह रही है कि जिंदा रहने के लिए जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उसकी बात होती है। बिल्कुल। लेकिन पानी की जो कुल रिक्वायरमेंट है, ये इससे कहीं ज्यादा है। अगर हम ये कहें कि पीने का पानी जो है वो वाटर के राइट के अंदर अगर उपलब्ध करा दिया जाए, तो सिंचाई के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि हम प्यासे नहीं रह सकते, लेकिन भूखे रह सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं, मेरा दोनों पक्ष है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिंचाई के पानी को नहीं चाहिए। मुझे मालूम है इस देश की खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सिंचाई की भी उतनी जरूरत है जितना जीवन की जरूरत है। लेकिन यानी सोचने का तरीका यह होना चाहिए कि हम बिना पानी के शायद प्यास से एक दिन भी नहीं रह पाएंगे जी। लेकिन अगर पीने का पानी दे भी दिया जाए, तो भूख के बिना आप 2-3 दिनों से ज्यादा भी और नहीं रह पाएंगे। बिल्कुल। तो ये पूरा विचार करना पड़ेगा। राइट टू वाटर में जो सिंचाई का पानी होता है वो उसके अंदर नहीं आता है। लेकिन जब हम इस तरह की योजनाएं कोई बनाई जाती है, और उसके लिए इंटरलिंकिंग की जरूरत नहीं है। आप कोई भी डैम ले लीजिए, सरदार सरोवर है, भाखड़ा है या हीराकुड है, ये चाहे इंटरलिंकिंग के प्रोजेक्ट ना हो, लेकिन इसके बावजूद इसमें इनकी जरूरत इसलिए होती है कि फूड सिक्योरिटी जो है वो महत्वपूर्ण है। इन सारों चीजों का कुल मिला के विचार करना है। राइट टू वाटर जिस पानी की बात करता है, वो तो एक बहुत छोटा सा, कुल पानी का करीबन 7% यूटिलाइजेशन डोमेस्टिक वाटर यूज पे होता है। बिल्कुल, लेकिन 80% जो है ज्यादातर हम सिंचाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वो इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, आप कह रहे हैं इंपॉर्टेंट है। शर्मा साहब, आप क्यों मानते हैं कि हमें आज जरूरत है, हमें इस पे आगे बढ़ना चाहिए? जैसे पंडित साहब ने कहा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। अगर हम लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की बात करें, आज से 2030-2040 में हमारी वाटर अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। हम देख रहे हैं 50 से लेकर, अगर आज हम देखें पर प्रति व्यक्ति जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो कम हुई है।
यानी हमें आगे बढ़ना, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। कोई विकल्प नहीं, और सर्वोच्च न्यायालय का ये फैसला इसी डायरेक्शन में है। जैसा कि आपने बताया, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए, राइट टू वाटर को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है। इसमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फंडामेंटल राइट टू वाटर इन्वॉल्व है। जो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की है, वो कहते हैं कि यदि इन नदियों को इंटरलिंक कर दिया जाए और देश के हर कोने कोने में वाटर पहुंचाया जाए, जैसे कि आप जानते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हर व्यक्ति आज जो 2500 किलोमीटर दूर रह रहा है, अगर उसके पास भी एक संगम होके सभी नदियों का पानी वहां पहुंच रहा है, तो अपार्ट फ्रॉम लीगल इश्यूज, आप देखिए धार्मिक भी आज नासिक जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं लोग। और मैं जो कानूनी बात कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आर्टिकल 21 के अंदर ये फंडामेंटल राइट है कि हमें राइट टू वाटर मिले। राइट टू वाटर मीन्स नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग बट आल्सो फॉर इरिगेशन पर्पज। और ये जजमेंट उस दिशा में बहुत ही जरूरी है। आप कह रहे हैं बड़ा महत्वपूर्ण जजमेंट है। ब्रेक लेना होगा शर्मा साहब, लेकिन ये सुनने में पंडित साहब, पंड्या साहब, बड़ा अच्छा लगता है कि जहां कम पानी है